ओके, सो शुरुआत करते हैं। हमारी सबसे पहली जो थीम है, जैसे कि मैं पहले बताती हूँ हर एक वीडियो में, कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहेगी मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपको जो प्रीलिम्स की नॉलेज है वो पढ़ना है, प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, वो आपके एकदम याद होने चाहिए। साथ में आपको जो मेंस के रिकरिंग थीम्स हैं, जो भी थीम्स है, जो भी PYQ में इन द लास्ट 10 ईयर, वो आपको करने हैं। देन आपको जो करंट अफेयर्स है पिछले 1 साल का, जिसमें आपको मेंस रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से कवर करना है, एंड यू हैव टू डू अ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, है ना। ये करना मोर देन इनफ है। अगर आप इतना कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। दैट इज़ इट। ना हम कर क्या रहे हैं, दैट इज़ हम अपनी थीम्स कर रहे हैं दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और एक वीडियो में 4 थीम्स करते हैं बेसिकली। और मेन आपको क्या करना है, एक तो फोमो में नहीं रहना कि क्या रह गया है। साथ में आपको जो भी हम कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ लो और आपको आता सिर्फ इतना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। सच आप इतना पढ़ो और आपको आना इतना ही चाहिए, वो बार बार आप उसका क्या करते रहो, रिवीजन करते हो। राइट, दैट इज़ इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम कौन से टॉपिक को कर रहे थे अभी, PRI वाले एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ वाले टॉपिक को हम कर रहे थे। उसके अंदर डिफरेंट थीम्स पढ़ रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थीम इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। से रिगार्डिंग फंक्शनैलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले आपको पता है जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायत की बात करें जो रूरल एरिया में होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ जो अर्बन एरिया में होते हैं, हमारी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको पता है इस्टेब्लिश हुए थे। एंड जनरली इसको कुछ फंक्शंस इनको दिए गए थे, कुछ फंड, कुछ फंक्शनरीज, है ना, जिससे कि वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनैलिटी का क्या मतलब होता है। फंक्शनैलिटी का मतलब है कि कितने इफेक्टिव है वो, हाउ इफेक्टिव द लोकल बॉडीज़ आर एक्चुअली परफॉर्मिंग डे टू डे गवर्नेंस के टास्क को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। क्या वो सर्विसेज को डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या वो प्लानिंग कर पा रहे हैं, क्या वो स्पेंडिंग कर पा रहे हैं लोकल डेवलपमेंट फंड्स का, क्या वो पार्टिसिपेटिंग सिटीजन्स, जो सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन करवा पा रहे हैं क्या डिसीजन मेकिंग में। तो ये होता है दैट इज़ फंक्शनलिटी, कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, तो फंक्शंस मतलब काम, फंड मतलब पैसा, फंक्शनरीज मतलब करने वाले लोग, एंड फंक्शनैलिटी का मतलब है कि कितना वो कर पा रहे हैं। समझ में आ गया ना। कुछ वही चैलेंजेस देख लेते हैं कि उनकी फंक्शनैलिटी, है ना, उनके काम पे क्या क्रिटिकल चैलेंजेस हैं, उनके काम में क्या रुकावटें हैं। सबसे पहले आपको पता है लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। पंचायत जो है वो डिपेंड करते हैं हैविली ऑन द स्टेट ग्रांट्स पे एंड नॉट देयर, उनका खुद का पैसा नहीं है। वेरी नैरो जो है टैक्स बेस है। लोकल टैक्सेस ऑफर नॉट कलेक्टेड, होती भी नहीं है, और थोड़े बहुत होते हैं वो बहुत ही, मतलब उनका जो बेस है वो काफ़ी नैरो है। डिले इन फंड रिलीज इफेक्ट डेवलपमेंट वर्क। साथ में जो फंड होता है वो हमेशा क्या जाएगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से आता है। स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसा आता है वो उसमें काफ़ी डिले देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट वर्क में रुकावट आती है। सेकेंड है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। उनके पास कोई ट्रेन स्टाफ नहीं है, शॉर्टेज रहती है हमेशा उसकी, है ना। एंड ऑफिशियल्स आर ऑफन ऑन डेप्यूटेशन एंड नॉट अकाउंटेबल टू द पंचायत। साथ में जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो हमारे पंचायत को तो अकाउंटेबल होते नहीं हैं। सो दैट इज़ वे। साथ में कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज उनको नहीं है, ठीक है, उनके पास खुद तो नॉलेज नहीं है ऐसी। तीसरा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफन कंट्रोल द अप्रूवल, स्टाफ की पोस्टिंग, फंड्स, एंड लोकल ऑटोनॉमी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड, लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन। सो दैट इज डिसीजन भी प्रॉपरली नहीं दे पा रहे, जो उनके पास हमारा क्या है, ऑटोनॉमी ही नहीं है। उसके अलावा डोमिनेंस है लोकल एलाइट्स, कास्ट, मनी इन्फ्लुएंस की। बहुत सारे रीजन्स में आप देखेंगे तो जो लोकल एलाइट्स है, जो डोमिनेंट कास्ट है, वही कंट्रोल करती है पंचायत को। दैट मीन्स देखिए सिंपल सी बात है, पंचायत के इलेक्शंस में खड़ा कौन हो पाएगा, जिसके पास पैसा होगा। और पैसा किसके पास होगा, जो अपने आप में डोमिनेंट कास्ट है या फिर एलाइट्स हैं जिनके पास पैसा है। ठीक है, और वही जीतेंगे तो फिर वो अपने आप से चीज़ों को करेंगे। तो डोमिनेंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहते थे वुमेन का, मार्जिनलाइज ग्रुप्स का, वो ऑफन एक तरीके से क्या है, फिगर हेड है। और वो करेंगे भी तो फिगर हेड की तरह काम करेंगे। प्रॉक्सी कैंडिडेट मतलब क्या है कि हाँ, जीत गई वुमेन, लेकिन पावर को रियल में कौन एक्सरसाइज कर रहा है, उसका पति। इस तरीके से यहाँ पे आप टैग भी कर सकते हो। जो पंचायत की वेब सीरीज आई थी हम उसको टैग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा वीक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो ग्राम सभा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फोरम, वो भी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। डेवलपमेंट प्लान्स को ऑफन कॉपी पेस्ट किया जाता है, नॉट न्यूज पेस्ट। मतलब क्या करेंगे, उस फलाने गांव में ये हुआ तो हम भी ये कर देते हैं। वो खुद का दिमाग नहीं लगा रही, वो लोकल किस लिए था कि लोकल रूट पे क्या है, हमारी डेमोक्रेसी आए, गवर्नेंस आए, लोकल नीड्स को फुलफिल करें, लेकिन वो नहीं कर रहे, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं, यूनिक इश्यूज़ हैं उनके अंदर उनके यहाँ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अर्बनाइजेशन जैसी सर्विस डिलीवरी का प्रेशर आता है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक, वाटर शॉर्टेजेस, एंड मेयर के पास लिमिटेड पावर है। मोस्ट पावर जनरली म्यूनसिपल कमिश्नर के पास होती है, जो कि क्या होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है। ठीक है,
टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ भी हैं, आपको पता है डिजिटल प्रोसेसेस एग्जिस्ट बट मैनी ऑफिशियल्स लैक डिजिटल लिटरेसी। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें डिजिटली होने लगी हैं लेकिन उनके पास खुद ही जो है डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स आर नॉट अपडेटेड, अफेक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन ट्रस्ट, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है तो वो अपडेट नहीं कर पाते हैं। जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उससे ट्रांसपेरेंसी सिटीजन का ट्रस्ट पे भी दिक्कत आती है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। नाउ रीसेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट देख लेते हैं, क्या गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया है इनके डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि किया है ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, जिससे कि हम डिजिटल गवर्नेंस ला पाए पंचायत लेवल पे। वुमेन की रिजर्वेशन तो आपको पता 33 से लेकर 50 भी इम्प्रूव करिए रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल बिहार में, राजस्थान में, कुछ स्टेट्स हैं। सम स्टेट अलाउ प्रॉपर्टी टैक्स प्लस यूजर चार्जेस फॉर बेटर रेवेन्यू। कुछ स्टेट्स तो अलाउ करा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो यूज़र चार्जेस हैं वो हमारी कौन कलेक्ट करेगी, दैट इज़ पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ आर बीइंग इंक्लूडेड इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन में भी इनको हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो क्या डेवलपमेंट है अभी, ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, वुमेन की रिजर्वेशन बढ़ाना, प्रॉपर्टी टैक्स कुछ टैक्सेस को दे रहे हैं, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्लाइमेट एक्शन में पंचायत को हम क्या करें, इंक्लूड करें। नाउ क्या चीज़ें और करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो उनका फिजिकल ऑटोनॉमी को, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को उनको थोड़ा सा बढ़ाओ, उनको टैक्स रिफॉर्म्स करने दो, उनके हाथ में कुछ टैक्सेस दो, जो फंड डिले हो रहे हैं वो डिले मत होने दो। कैपेसिटी बिल्डिंग करो, उनको ट्रेनिंग वगैरह कराओ, जो मेंबर्स हैं जो स्टाफ है सबकी। रिड्यूस स्टेट लेवल इंटरफेरेंस, स्टेट का एक होता है ना एक बाउंड्री, एक प्रॉपर बाउंड्री की ज़रूरत है, हाँ, जिससे कि इनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, तभी आप एक तरीके से ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन को हम इंश्योर कर पाएंगे। एम्पावर करो ग्राम सभा एंड वार्ड कमिटीज़ को फॉर रियल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। प्रोफेशनल स्टाफ रिक्रूटमेंट एट पंचायत या फिर म्यूनसिपल लेवल। यूज़ टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको डिजिटल जो है ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, ठीक है, ऑफिशियल्स को भी एंड स्टाफ को भी। ब्यूरोक्रेसी को लिमिट करो, है ना, स्टेट जो गवर्नमेंट है पॉलिटिशियंस उसको लिमिट करो, फिजिकल ऑटोनॉमी दो। यही मोटी मोटी क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। नाउ थीम क्या है नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑन ग्रास रूट गवर्नेंस इन इंडिया। कि क्या इम्पैक्ट हुआ जो हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारे ग्रास रूट गवर्नेंस में। नाउ सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझे। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना पावर को, फंक्शन को, रिसोर्सेज को सेंटर या स्टेट से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दे देना। पावर, फंक्शन एंड रिसोर्सेज, तीनों चीज़ें, है ना। अचीव मेनली थ्रू द, और इसको किसके थ्रू अचीव किया गया था, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। मेन गोल्स क्या थे, हम क्यों लेके आए थे इस डिसेंट्रलाइजेशन, इस अमेंडमेंट्स को हम क्यों लेके आए थे। जैसे कि लोकल जो है डिसीजन मेकिंग प्रमोट हो, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज क्या हो, एक तरीके से सूट करे लोकल नीड्स को, ठीक है, एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या हो, स्ट्रेंथन हो। नाउ अब पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं, अच्छा भी हुआ कुछ नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये हुआ, येस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ा, सिटीजन्स जो है लोकल सिटीजन्स ने वोट करा पंचायत म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस में, ग्राम सभा वार्म कमेटीज़ ने भी सिटीजन्स को एक वॉइस दी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में, ठीक है, कि सब अपनी बात रख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन हुआ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का, हमने रिजर्वेशन दी SC ST वुमेन को, ठीक है, जिससे कि एक तरीके से इंक्लूसिवनेस आई। जो वुमेन की लीडरशिप है उसने कहीं ना कहीं जो सोशल इशू के बारे में अवेयरनेस उनको फैलाया। देखिए जो वुमेन है अपने आप में उसका जो नेचर है वो काफ़ी एम्पथेटिक होती है, एम्पैथी, एंड साथ में वो ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव उसका होता है रेदर देन मेल। तो एक वेरियस पर्सपेक्टिव, डाइवर्स पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी, ज़्यादा अच्छे से हम सोशल इश्यूज़ को समझ पाए। लोकल नीड बेस्ड हम प्लानिंग कर पाए, लोकल बॉडीज़ डिज़ाइन डेवलपमेंट प्लान्स सूटेड टू, आपको पता है एग्जाम्पल हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट हमारी प्लानिंग कमेटीज़ होती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ में जो पंचायत के एंड जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ इन्हीं के जो है लोग जाते हैं, मेंबर्स जाते हैं और प्लानिंग में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो एक लोकल नीड बेस्ड प्लानिंग होती है। लोकल बॉडीज़ डिज़ाइन डेवलपमेंट प्लान सूटेड टू लोकल नीड्स, रिड्यूस्ड वन साइज फिट ऑल पॉलिसीज़ को रिड्यूस किया गया। सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव्ड इन मैनी एरियाज़ पे जो सर्विस डिलीवरी है वो बढ़ी। रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, आंगनवाड़ी, PDS ऑपरेशन इम्प्रूव इन सेवरल स्टेट। जो रोड है, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कुछ भी हमारा इम्प्रूव हुआ, ठीक है। पंचायत हेल्प इन हेल्थ कैंपेन्स, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, राइस में भी इनका क्या हुआ, हेल्थ अच्छी हुई। इमरजेंस ऑफ लोकल लीडरशिप, ग्रास रूट जो पॉलिटिक्स है नाउ क्रिएट न्यू पॉलिटिकल लीडर्स। तो जो ग्रास रूट की जो पॉलिटिक्स है अब वो क्रिएट, उन्होंने एक न्यू पॉलिटिकल लीडर्स को क्या करा, क्रिएट करा। लीडरशिप इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू बिग पॉलिटिकल फैमिलीज। और आज के टाइम पे जो लीडरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ बिग फैमिलीज तक नहीं रही। बेटर अकाउंटेबिलिटी आई, लोग जो हैं वो एम्पावर हुए एक तरीके से, लोकल रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली जानते हैं तो उनसे एक तरीके से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। साथ में सोशल ऑडिट वगैरह आपको पता है इसमें भी लोकल कम्युनिटी
तो मतलब वही इसके फ़ायदे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मार्शलाइज कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन, लोकल नीड बेस्ड प्लानिंग हो पाई, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो पाई, लोकल लीडरशिप आ पाई है, बेटर अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर पाएँ। नाउ कुछ लिमिटेशंस भी तो हैं, जैसे पहले पढ़ के आए डिपेंडेंस है हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे, फंड्स के केस में, पावर के केसेस में, एंड जनरली इसको भी कौन कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ब्यूरोक्रेसी करती है। सो पंचायत इंडिपेंडेंटली अभी भी काम नहीं कर पा रही है, वीक फाइनेंशियल पावर है, टैक्स कलेक्शन की कैपेसिटी नहीं है, डिपेंडेंस रहता है ग्रांट्स पे, और इसकी वजह से ऑटोनॉमी कम हो जाती है, स्किल्ड स्टाफ नहीं है, तो शॉर्टेज है ट्रेन टेक्निकल स्टाफ एंड फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता है। सोशल हायरार्की है ना, अभी भी एलाइट कैप्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एलाइट हैं जिनके पास पैसा है वो कैप्चर कर रहे हैं इसको, वुमेन है, SC ST रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भी सोशल प्रेशर को झेलना पड़ता है, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, एंड अर्बन लोकल बॉडी अथॉरिटी काफ़ी लिमिटेड है ना, मेयर के पास जो है लेस पावर है देन द म्यूनसिपल कमिश्नर, ठीक है ना। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चेंज तो आया है, गवर्नेंस हैज़ बिकम मोर पार्टिसिपेटरी एंड पीपल सेंट्रिक तो हुई है, लोकल गवर्नमेंट्स विजिबल डिसीजन मेकिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रास रूट गवर्नमेंट्स हैज़ इम्प्रूव बट इट्स फुल पोटेंशियल इज नॉट रियलाइज टू, क्यों नहीं रियलाइज हो पाए, वही फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस, पॉलिटिकल कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, मेजर 3 कारण हैं। अब क्या ज़रूरत है कि हम किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वही है कि इनका जो फिस्कल ऑटोनॉमी है उसको बढ़ाओ, उनको अलाउ करने दो कि खुद से टैक्स लगा सके एंड डायरेक्ट अपने आप को फंड कर सके, इनको एक डेडिकेटेड ट्रेन स्टाफ प्रोवाइड करो, ठीक है, लीगली स्ट्रेंथ करो ग्राम सभा एंड वार्ड कमेटीज़ को, मतलब क्या है, उनको लॉ के थ्रू पावर दो, क्लियर सेपरेशन रखो पावर ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज़ के बीच में, एंड इंकरेज करो कि डिजिटल गवर्नेंस आए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंट है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह दो इनको, है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थीम इज़ अ वीक इन्फोर्समेंट या वीक एम्पावरमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। अब ये क्या है जी, वीक एम्पावरमेंट, बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जिसका मेन एम था कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस आई एंड बेटर सर्विसेज को डिलीवर किया जाए। स्टेट लेकिन क्या करते हैं, हाउएवर आपको दिखेंगे कि वो कंट्रोल करते हैं हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ को, फंक्शंस, फंड्स एंड फंक्शनरीज के केस में, जिसकी वजह से वीक इन्फोर्समेंट हो जाता है। अब वाई फंक्शनल एम्पावरमेंट वीक है, कैसे वीक है, देखिए सब्जेक्ट्स नॉट फुली ट्रांसफर्ड, बहुत मतलब हमने लिख तो दिया कि 12th शेड्यूल में लिस्ट तो दे दी है, लेकिन क्या ये फुली ट्रांसफ़र हुए, नहीं, इन रियलिटी नहीं हुए, मैनी स्टेट ने ट्रांसफ़र नहीं किया इन सारी सब्जेक्ट्स को फुली टू अर्बन लोकल बॉडीज़। पैरेलल एजेंसीज, अर्बन जो सर्विसेज हैं वो जनरली हैंडल की जाती हैं बाय स्टेट कंट्रोल बॉडीज़, जैसे कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर सप्लाई बोर्ड, स्लम डेवलपमेंट बोर्ड, उनके लिए अलग से एक क्या कर रखी है, एजेंसीज बना रखी हैं, जिसकी वजह से जो ULB की रियल अथॉरिटी थी, रियल अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए थी, दैट इज़ ULB के पास, वो नहीं हो पाती है। वीक रोल है हमारी सिटी प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग मेनली डन हमारी स्टेट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स करते हैं, उनके लिए भी अलग है, तो ULBs का लिमिटेड से रह जाता है लैंड यूज डिसीजंस एंड सिटी मास्टर प्लान्स में। लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये कैन नॉट हायर और अपने आप में कंट्रोल नहीं करते हैं स्टाफ को डायरेक्टली, सो स्टेट इज़ ऑफन ऑन डिप्यूटेशन फ्रॉम स्टेट सर्विसेज, लॉयल्टी रिमेन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, तो जो भी स्टाफ आता है उसको स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है, तो जो लॉयल्टी है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के प्रति होती है उन लोगों की। सो इस तरीके से तो ना ही तो सब्जेक्ट को फुली ट्रांसफ़र किया है, पैरेलल एजेंसीज बनाती हैं, वीक रोल है सिटी प्लानिंग में क्योंकि देयर इज़ अ स्टेट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, एंड लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है क्योंकि जो स्टाफ आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, एंड वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहते हैं। ना क्या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट वीक क्यों है, आपको पता है फाइनेंशियल की प्रॉब्लम तो रहती है, लो ओन रेवेन्यू, मतलब खुद का तो पैसा है ही नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स पोरली असिस्टेंट कलेक्टेड, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाने की पावर है बहुत से स्टेट ने दे दी है लेकिन बहुत से स्टेट्स ने नहीं दी है। यूज़र चार्जेस फॉर सर्विसेज, जो सर्विसेज है वो भी जो चार्जेस होते हैं वो भी बहुत लो हैं पॉलिटिकल रीजंस के कारण, वोट बैंक वाली चीज़ है, हाई डिपेंडेंस है स्टेट एंड सेंटर की फंड ग्रांट्स पे, तो उनको काफ़ी डिपेंड होना पड़ता है फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स पे, स्टेट के ट्रांसफर्स पे, जिससे उनकी ऑटोनॉमी कम होती है एंड पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ता है। डिले है फंड ट्रांसफ़र में, फंड अप्रूव भी हो गए हैं तब भी जो स्टेट है वो डिले करती है, पैसा नहीं देती है। नो स्टेबल रिसोर्स, हमारा जो है रेवेन्यू रिसोर्स नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। आफ्टर GST जो लोकल रेवेन्यू ऑप्शन थे वो और ज़्यादा कम हो गए हैं, जैसे कि ऑक्ट्रॉई अबॉलिश हो चुका है, सो ULBs आर नॉट गिवन न्यू ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू रिसोर्सेज, उनको दिए नहीं गए हैं, तो पैसे की तंगी रहती है, डिपेंड होना पड़ता है, खुद लगा नहीं सकते हैं और डिले आता रहता है और कंट्रोल भी काफ़ी है स्टेट का, ठीक है। नाउ क्या रीजंस है स्टेट के रिलेक्टेंस का, स्टेट क्यों पावर नहीं देना चाहती हमारी लोकल अर्बन बॉडीज़ को। सबसे पहला पॉलिटिकल कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट फियर लूजिंग इन्फ्लुएंस इन सिटीज़, उनको लगता है कि यार अगर मैं इनको पावर देती हूँ तो हमारा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, स्टेट ब्यूरोक्रेसी वांट्स टू रिटेन पावर ओवर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड,
अब सबको पावर चाहिए ना, एवरीवन इज़ वही है, एवरीवन इज़ सेल्फ इंटरेस्टेड, तो उनको पावर चाहिए। रिवेन्यू कंट्रोल, अर्बन रेवेन्यू सोर्सेज आर ल्यूक्रेटिव सो स्टेट्स डू नॉट वांट टू शेयर दैम, मतलब ज़्यादा पैसा आ रहा है उन चीज़ों से तो शेयर क्यों करें। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्बन लीडरशिप, साथ में जो मेयर्स रहते हैं जैसे मैंने बताया, मेयर के पास एज इन कंपैरिजन टू द म्यूनसिपल कमिश्नर हमारी कम पावर होती है। म्यूनसिपल कमिश्नर एक ब्यूरोक्रेट बनता है बेसिकली, तो आप खुद देख लो पावर भी उसके पास ज़्यादा है। हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, पुअर अर्बन सर्विस डिलीवरी बेटर नहीं हो पाएंगी, प्रोग्रेस स्लो रहेगा, और ज़्यादा स्लम कंडीशंस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, एंड अर्बन गवर्नेंस बिकम इनसफिशिएंट एंड अकाउंटेबल, वो बन जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फुल्ली ट्रांसफ़र करो जो सब्जेक्ट्स हैं, एम्पावर करो मेयर्स को, ठीक है, उनके पास भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होनी चाहिए। स्ट्रेंथन करो जो म्यूनसिपल फाइनेंस है, उनके पास पैसे की जो तंगी है वो ना रहे, उनके प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम को और भी सारे टैक्सेस दो, ठीक है। म्यूनसिपल बॉन्ड्स को भी अलाउ करो। म्यूनसिपल बॉन्ड्स पता है ना क्या होता है कि वो उधार ले सकते हैं, जैसे ऑलरेडी पुणे अहमदाबाद में होता है। इंडिपेंडेंट कैडरे बनाओ अर्बन गवर्नेंस के लिए, ठीक है। एक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी बना सकते हैं, राइट, जिससे कि एक स्टेबल ट्रेंड स्टाफ आए। मैंडेटरी पब्लिक पार्टिसिपेशन रखो, है ना, दैट इज़ इट। तो मोटा मोटा यही था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थीम, दैट इज़ JNK। अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारा PRI का, अर्बन लोकल बॉडीज़ का, मैं पहले बता देती हूँ, 10 सालों में लगभग 7 क्वेश्चन आए हैं। मतलब एवरी ईयर वी कैन से हम आराम से मतलब कह सकते हैं कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई करंट अफेयर में कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है इससे रिगार्डिंग, दैट मीन्स हम और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी हाई रह सकते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा, तो उसका वेल प्रिपेयर्ड कर लेना है, ठीक है। तो इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, इसके चैलेंजेस, इसकी लिमिटेशंस जनरली इन्हीं पे क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। बार बार वीडियो को देख के चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है क्यों इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए, इससे दो थीम्स पे क्वेश्चन आए, अभी तो मैं एक ही कवर करेंगे इस वीडियो में। तो JNK आपको पता है कि इस पे भी काफ़ी मुद्दे चलते रहते हैं, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो इसके जो चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही हैं। खैर, थीम थी हमारी JNK का जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019, नेचर, पावर्स एंड क्या फंक्शंस है JNK के लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो बैकग्राउंड में आपको बता देती हूँ, जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है वो इफेक्ट में आया था 31 अक्टूबर 2019 को। जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर का, इस एक्ट के थ्रू उसको हमने बाइफरकेट कर दिया, 2 हिस्से में तोड़ दिया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। आर्टिकल 370 को डिल्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंडिंग स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो हमने दे रखा था जम्मू एंड कश्मीर को। अब नेचर क्या रहेगा हमारा पोस्ट 2019 JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली का। देखिए जो UT होती है जिनके पास लेजिस्लेचर होता है, जिसकी दिल्ली है, पुडुचेरी है, ऐसे जम्मू एंड कश्मीर के पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट नॉट फुल स्टेटहुड, लेकिन वो अपने आप में स्टेट नहीं है। गवर्नर एक्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और यहाँ पे भी गवर्नर है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का काम कर रहा है, ठीक है। बाई कैम्परल टू यूनिकैम्परल। अर्लियर पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास 2 हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन अब क्या हो गया, एक ही हाउस हो गया। नाउ लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको तो अबॉलिश करा दिया है, एंड JNK इज नाउ यूनिकैमरल है आज के टाइम पे। साइज अगर असेंबली की बात करें तो 107 है, करंटली 90 इलेक्टेड है, अदर्स टू बी फिल्ड विद आफ्टर डिलिमिटेशन कमीशन जो है उन्होंने इंक्रीज करी है सीट्स टू इंश्योर वाइडर रीजनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए, गवर्नर के पास ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बोली है मैंने। गवर्नर होल्ड करता है मोर एग्जीक्यूटिव पावर देन गवर्नर्स इन नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट से भी ज़्यादा जो है उनके पास, हमारी जो ये जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर है उसके पास ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फाइनल अथॉरिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनल अथॉरिटीज़ एंड मैटर्स ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड में, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, PPL, जहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनल अथॉरिटी है। साथ में जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है रिप्लेसेस द अर्लियर गवर्नर सिस्टम, LG अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। बाकी ये चीज़ हम ऑलरेडी UT वाले जो हमारे प्रीलिम्स हैं उसमें हम करके आए हैं, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है ना। कुछ पावर्स देख लेते हैं। देखिए जनरली ये लॉ बना सकते हैं किसी भी स्टेट या कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स पे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि PPL, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। साथ में कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपको पता है असेंबली एक्सरसाइज करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चन आर वगैरह से सिमिलर चीज़ें। और जो फाइनेंशियल पावर्स है ये भी इनके पास कम है, ये पास करेंगे बजट एंड अप्रोप्रिएशन बिल, रेज लोन्स वगैरह। अच्छा, इसमें प्रॉपर्ली नहीं बता रखा, लेकिन मैं बता देती हूँ, इसमें थोड़ी सी गवर्नर की मर्जी लगती है ना, गवर्नर का डिसीजन, गवर्नर का से जो है फाइनल रहता है फाइनेंशियल चीज़ों में। रिप्रेजेंटेशन एंड लोकल डेवलपमेंट, रोल इन डेवलपमेंट प्लानिंग है, वही सेम चीज़ें हैं।
ना क्या फंक्शन है हमारे JNK के लेजिस्लेटिव असेंबली? लॉ बना सकती है, लॉ बना सकती है ना, लेकिन बिल को LG की एसेंट की ज़रूरत होती है टू बिकम द लॉ। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, मिनिस्टर्स कलेक्टिवली कह सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं असेंबली को के प्रति। MLAs क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, डिस्कशंस कर सकते हैं। बजटरी कंट्रोल है, स्टेट का एक्सपेंडिचर को एग्जामाइन करना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑथराइज करना। डेवलपमेंट वेलफेयर में करते हैं। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हो पॉलिटिकल वॉइसेस के लिए जो कि रिप्रेजेंट कर रही है डाइवर्स एथनिक एंड रीजनल ग्रुप्स को। करंट अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस की, तो लिमिटेड ऑटोनॉमी लेड्स टू पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन। अब इसकी वजह से होता क्या है, करंटली अगर आप देखोगे तो आपको डिस्प्यूट भी देखने को मिलेगा। ऐसा होता है ना कि अभी भी बहुत बार ऐसा चलता रहता है कि JNK को वापस से स्टेट बना दो, ऐसी मांग वहाँ पे चलती रहती है। तो लिमिटेड ऑटोनॉमी लेड्स टू पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन, तो लोग वहाँ पे पॉलिटिकली डिससेटिस्फाइड हैं। फ्रीक्वेंट सेंट्रल इंटरवेंशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है काफ़ी से है एडमिनिस्ट्रेशन में थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो दैट इज़ वाई उनको प्रॉब्लम रहती है। डिले इन असेंबली इलेक्शंस, आपको पता है इलेक्शंस ही नहीं होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से है। अच्छा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी छोटी बनी है, आई थिंक हमें कंटिन्यू JNK को तो ख़त्म कर ही देना चाहिए। एक और जो क्वेश्चन आया है यहाँ से, दैट इज़ नेचर स्कोप एंड क्या फ्यूचर है आर्टिकल 370 का। JNK के स्पेशल स्टेटस से रिगार्डिंग आया था। देखिए, जो आर्टिकल 370 है वो एक स्पेशल प्रोविज़न था जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर को दिया था। कुछ हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशंस विद इंडिया इस्टेब्लिश करने के लिए हमने अलग से उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए थे, और इसको हमने पार्ट हमारे कौन से पार्ट दैट इज़ 19 में रखा, टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस। अब इसने अलाउ करा जम्मू एंड कश्मीर को कि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, खुद का फ्लैग भी हो सकता है, ऑटोनॉमी रहेगी इंटरनल मैटर्स में, एक्सटर्नल में तो नहीं लेकिन इंटरनल में। अब वाई वॉज आर्टिकल 370 ओरिजिनली कॉल्ड टेम्प्रेरी, लेकिन आपको जो अगर हम ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आर्टिकल 370 वो हमेशा से ही हमने किस में रखा, किसके अंडर रखा, दैट इज़ टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के अंडर रखा। अब ऐसा क्यों करा, वाई, है ना। सबसे पहला है लिंक्ड टू एसेशन कंडीशन। जम्मू एंड कश्मीर ने ज्वाइन करा इंडिया को 1947 में अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, वॉर एंड एक्सटर्नल थ्रेट। बेसिकली हुआ क्या था कि इस टाइम पे हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अलग था, है ना। पार्टीशन के टाइम पे हाँ, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, और जम्मू एंड कश्मीर अपना अलग एक तरीके से स्टेट, अपना खुद का एक कंट्री चाहता था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हो क्या जाता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज ये आते हैं कि वॉर एंड एक्सटर्नल थ्रेट होता है पाकिस्तान की तरफ से। सो टेम्प्रेरी प्रोविजन अलाउड स्मूथ मर्जर एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। तो उन्होंने क्या करा कि टेम्प्रेरी प्रोविजन के तहत जो वो इंडिया के साथ मर्ज होने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो इट वॉज सेट, ऐसा कहा जाता है आर्टिकल 370 जो है वुड कंटिन्यू ओनली अंटिल JNK कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेड अ फाइनल डिसीजन। तो उन्होंने बोला था कि जब तक ही रहेगा कंटिन्यू, जब तक जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो फाइनल डिसीजन लेती है। दैट असेंबली डिजॉल्व, और वो डिजॉल्व हो जाती है बाद में 1957 विदाउट रिकमेंडिंग रिमूवल, और वो कुछ रिमूव कि हम रिमूव हो जाएंगे, इंडिया से अलग हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है। सो आर्टिकल कंटिन्यू करता है फिर ये, ठीक है। नॉट मीन टू बी परमानेंट, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो है हमारे स्टेटेड जो एंगर थे उन्होंने बोला ही था, जो टेम्प्रेरी का मतलब होता है कि जो परमानेंट नहीं है, पेंडिंग नॉर्मलाइजेशन, तो दैट मीन्स उसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, अब इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अब हाउ आर्टिकल 370 फंक्शन, तो सेंट्रल लॉज वहाँ पे भी अप्लाई होते थे जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी। यूनियन पार्लियामेंट हैड लिमिटेड पावर थी टू लेजिस्लेट, कि वो लॉ नहीं बना सकते जम्मू एंड कश्मीर के लिए। सब्जेक्ट जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, वो लेकिन हमारा यूनियन ही हैंडल करता था। तो इस तरीके से था, मतलब सेंट्रल लॉ अप्लाई होते थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंसेंट के साथ। यूनियन पार्लियामेंट का लिमिटेड से रहता था, एंड जो बाकी ये जो 3 चीज़ें हैं उनमें हमें यूनियन का ही से था। ग्रेजुअल इरोजन ऑफ आर्टिकल 370, तो बिफोर 2019 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स ओवर 40 ऑर्डर्स बिटवीन, इतना आते हैं 40 ऑर्डर्स आते हैं, काफ़ी ऑर्डर्स आते रहते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस दिए गए। अच्छा, एक्सटेंड मोर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू JNK, मतलब हर एक ऑर्डर में क्या क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे वो हमारे वहाँ पे भी लागू होंगे, ऐसा कहा गया। रिड्यूस द प्रैक्टिकल ऑटोनॉमी एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिससे जो JNK है उसकी ऑटोनॉमी को कम किया गया धीरे धीरे करके। अबॉलिशन ऑफ सदर ए रियासत एंड वजीर अज़ाम, गवर्नर ने रिप्लेस करा अर्लियर हेड ऑफ स्टेट को, जो ये था ना, मतलब इनका जो हेड था उनके नाम ये थे, तो ये अबॉलिश करके गवर्नर वहाँ पे आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने रिप्लेस करा वज़ीर अज़ाम टाइटल को, तो सदर ए रियासत की जगह गवर्नर यूज़ होगा, वज़ीर अज़ाम की जगह चीफ मिनिस्टर यूज़ होगा, ऐसा किया गया।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फुल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंडेड, एससी गेन फुल जुरिस्डिक्शन सिमिलर टू अदर स्टेट्स। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी पावर आ जाती है कि जो भी लोग हैं, है ना, जिनको भी प्रॉब्लम है वो आके सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है JNK के मैटर्स में। तो ये सबसे पहले पावर को कम कैसे किया जा रहा है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है आर्टिकल 370 से पहले। सेकेंड, ओवर टाइम जो आर्टिकल 370 है वो टेम्प्रेरी इन इफेक्ट रहा, दो स्टिल एग्जिस्ट करने लगा लीगली अंटिल, मतलब 370 फिर धीरे धीरे टेम्प्रेरी रहा, इफेक्ट में टेम्प्रेरी हो गया। ये जो कंट्रोल है JNK के असेंबली का, गवर्नमेंट का, वो कम होने लगा, यूनियन गवर्नमेंट का ज़्यादा होने लगा। और ये लीगली कब तक एग्जिस्ट करा, 2019 तक। लेकिन उसके बाद 2019 में क्या होता है कि आर्टिकल 370 को इफेक्टिवली रिमूव किया जाता है ऑन 5 अगस्त 2019 थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जो स्टेट ऑफ JNK है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली एंड यूटी ऑफ लद्दाख नो असेंबली के साथ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाउ फुली अप्लाई। और उसके बाद से क्या होने लगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन इनका पहले अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अब वो नहीं होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही वहाँ पे अप्लाई करेगा, वो भी फुल्ली अप्लाई करेगा। और फ्यूचर हम देखें तो स्ट्रॉन्गर सेंट्रल इंटीग्रेशन, अगर आप देखोगे तो फ्यूचर यही है कि हमेशा जो है सेंटर अपनी स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाए रखेगा वहाँ पे। मोर यूनिफॉर्म लॉज, सिटीजनशिप, रिजर्वेशन, फंडामेंटल राइट जैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया में है वैसे ही वहाँ पे होंगे। एंड एक नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया जाएगा। सिक्योरिटी ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी स्टेटस से, अब यूटी स्टेटस दिया गया उससे क्या होगा कि ज़्यादा टाइटर कंट्रोल रहेगा सिक्योरिटी एंड बॉर्डर एरियाज़ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। पोटेंशियल डिमांड फॉर स्टेटहुड, लेकिन ऑनगोइंग आपको पता है पॉलिटिकल डिमांड चलती रहती है कि रिस्टोर करो जो स्टेटहुडशिप है हमारी JNK की। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड स्टेटहुड मे बी रिस्टोर्ड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड डीलिमिटेशन प्रोसेस। यूनियन गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना कहा है कि मे बी आफ्टर, जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएंगी या फिर जब डीलिमिटेशन प्रोसेस हो जाएगा तो हम जो है सीट को रिस्टोर कर देंगे, पर तब तक के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं कहा है। इम्पैक्ट अगर हम देखें डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन पे, द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस विल डिटरमाइन फ्यूचर ऑटोनॉमी एंड गवर्नेंस स्टेबिलिटी। आपको पता है कि अब लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस हैं उसी से हमारा फ्यूचर जो है, फ्यूचर की कितनी ऑटोनॉमी रहेगी, गवर्नेंस की कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, उस पर डिपेंड करता है। बाकी सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो सेंट्रल स्कीम्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, रिजर्वेशन बेनिफिट सब वहाँ के रेजिडेंट को भी मिलते हैं, जिससे और होता डेवलपमेंट वहाँ पे आए। तो मोटा मोटा कुछ नहीं है, पहले वो टेम्प्रेरी था आर्टिकल 370 के अंडर, चीज़ें अलग हो रही थी, फ्लैग अलग था, सब वो अपने अकॉर्डिंग करते थे, ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने अपना दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट लेके आ गए, 2 में यूटीज़ में बांट दिया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेसिफिकली ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसका है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एंड कम जो है हमने कंट्रोल दिया है किसको, दैट इज़ अपने स्टेट को। वहाँ पे वेल असेंबली है लेकिन अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। एंड बाकी डिस्प्यूट वगैरह चलता रहता है कि स्टेट रूट का वापस कर दो, इलेक्शंस डिले होते रहते हैं इसी चीज़ से रिगार्डिंग। बस मोटा मोटा ये है। बाकी अगर जम्मू एंड कश्मीर, इन 2 थीम से हमें ये पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थीम है। दैट मीन्स अगर JNK से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो उसको हमें प्रॉपरली स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में अगर ये थीम आई तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से बी कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है आपको, एंड अपनी पोटेंशियल्स को रीच करने की ज़रूरत है, जो कि आप कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहिए, पोटेंशियल रहिए, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड गुड फॉर यू। बी कंसिस्टेंट एंड बी फोकस्ड, है ना, बिकॉज दिस इज़ योर लास्ट अटैम्प्ट, सो यू नीड टू परफॉर्म बेस्ट। एंड फोम में नहीं रहना है, इतना ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है, आधे से ज़्यादा चीज़ें कर चुके हैं, बस इसी का क्या करते रहना है, रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, एंड दैट इज़ इट, ठीक है। बार बार इसी को रिवाइज़ करो, बार बार इसी को रिवाइज़ करो, बार बार इसी को रिवाइज़ करते रहो, दैट इज़ इट। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई टर्म आती है, अगर कोई वोकेबलरी आती है, अगर कोई वी कैन से कोई लैंडमार्क जजमेंट आती है, कोई रिलेटेड आर्टिकल आता है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको लिखते हुए चलना है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा रटने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी वही रखनी है जो हमारी है, एंड हर दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, एंड बार बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें दिमाग में छपनी शुरू हो जाएंगी। आपको एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा अलग से कि कैसे मैं इसको याद करूँ इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इज़ इट।